हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारी लैंग्वेज, हमारे इंडिया की स्पेशली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज है उससे संबंधित जो हमारा संविधान है उसने कौन कौन से प्रावधान किए हैं। उसके बाद हम इसमें त्रिभाषा जो सूत्र है बनाया गया था, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, उसकी बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक है कि भारत के संदर्भ में भाषाई विविधता का स्वरूप क्या है। ये तीन टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी अनुच्छेद, बहुत सारी धाराएं दी गई हैं, बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उसमें से ही हमारा अनुच्छेद 29 है। ये कहा गया है कि जो स्पेशली अल्पसंख्यक लोग होते हैं ना, उनको उनकी भाषा को यूज़ करने की पूरी जो छूट है वो दी जाएगी, ठीक है। स्पेशली जिनकी खुद की लैंग्वेज है, अपनी लिपि है, अपना खुद का एक अलग से कल्चर है, तो वो अपनी एक लैंग्वेज भी रख सकते हैं। अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। क्योंकि जो अनुच्छेद 343 है ना, ये भारत की जो संघ की जो आधिकारिक भाषा होती है उससे संबंधित ये अनुच्छेद रखा गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हिंदी की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 सालों तक अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा। जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो काफ़ी लैंग्वेजेस हमारी थी, ठीक है। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है अनुच्छेद 343 ब्रैकेट में 1 बनाया गया, जिसके तहत कहा गया कि जो हिंदी है वो हमारे भारत देश की राजभाषा होगी, ठीक है। और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इंग्लिश को बोला था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 1965 तक जो है इंग्लिश को भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन बाद में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत क्या किया कि इंग्लिश को 1965 के बाद भी यूज़ करने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। पहले ये था कि हम सिर्फ 1965 तक ही इसको रखेंगे, लेकिन बाद में 1965 के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए बोल दिया गया, जो कि आज तक भी मौजूद है, ठीक है। अब अनुच्छेद 346 आता है। तो ये कहता है कि राज्य और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के रूप में प्रबंध करता है। मतलब जो अनुच्छेद 346 बनाया गया है, ये जो राज्य है और जो संघ है, जो हमारी सेंट्रल है और जो हमारी इधर की स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच बातचीत करने का जो एक लैंग्वेज है उसके ऊपर उन्होंने बात करी है। अनुच्छेद के अनुसार उक्त कार्य के लिए अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। मतलब जितने भी हमारे लीगली जितने भी काम होते हैं, जो ऑफिशियली जितने भी सारे काम होते हैं, वो हमारी अधिकृत भाषा का ही यूज़ किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। हालांकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जब दो राज्य के बीच में कोई इंट्रैक्शन होती है, अगर वो दोनों राज्य इस बात से सहमत हैं कि हम हिंदी लैंग्वेज में ही अपने जितने भी हम बातचीत करेंगे या हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, हम हिंदी लैंग्वेज में ही हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पे हिंदी को ही आधिकारिक भाषा जो है, वो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, वो बना दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध। मतलब ये है कि हमें पता है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे स्टेट हैं। तो किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, कोई भी राज्य है, उस राज्य के जो लोग जिस भाषा को बोलते हैं ना, उस भाषा को उन्हें दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का प्राप्त भाग ये चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए ना, तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो ये है कि एक राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़
यूज़ करेंगे, हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर वही लैंग्वेज चलेगी जो वो लोग जो है वो बोलना चाहते हैं। ठीक है, और उसे जो है वो राज्य के द्वारा मान्यता देनी पड़ेगी। ठीक है, अनुच्छेद 350A कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है, जिसके तहत बोला गया है कि प्राइमरी स्टेज में जो बच्चे जब स्कूल आते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए मदर टंग का यूज़ करना ही उनको प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनकी घर की भाषा मदर टंग कुछ और होती है और स्कूल की जो भाषा होती है वो अलग होती है, तो बच्चों को इंटरेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से बच्चे जो है स्कूल आना छोड़ देते हैं, कि उनको लगता है कि टीचर पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहा है। उनके लिए तो हिंदी भी अलग होती है, क्योंकि मातृभाषा सबकी अलग होती है और हिंदी लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों को हिंदी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि अब प्राइमरी लेवल पर बच्चा कोई आ रहा है तो उसको उसकी मदर टंग ही यूज़ करने दें। ऐसा ना बोले कि तुम अपनी भाषा अपने घर में बोलना, यहाँ पे तुम कुछ और ही बोलोगे। उसको धीरे धीरे कर करके जो है वो जो हमारे स्कूल की लैंग्वेज है वो सिखानी है। एकदम से नहीं हटा देना कि नहीं तुम अपनी मातृभाषा नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ हमारी स्कूल की भाषा बोलोगे जो हम तुम से हमें सिखाना चाहते हैं। एकदम से ना करें, ठीक है, ये तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। अनुच्छेद 350B में बोला है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और सीधे राष्ट्रपति को जो है वो रिपोर्ट सौंपेगा। मतलब ये है कि जैसे अल्पसंख्यक होते हैं तो उनके लिए भी कुछ लैंग्वेज रखी गई है, तो ये उनको लैंग्वेज यूज़ करने दी जा रही है नहीं दी जा रही है, तो इस चीज़ के लिए एक व्यक्ति रखा है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजा होता है, वो जो कि समय समय पर जांच पड़ताल करता है और राष्ट्रपति को जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो भेजता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि त्रिभाषा सूत्र जो है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, वो क्या है। पहली भाषा, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, क्योंकि थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला है ना, उसमें 3 लैंग्वेजेस की बात करते हैं। पहली लैंग्वेज हमारी आती है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। मदर टंग किसी की भी कोई भी हो सकती है और रीजनल लैंग्वेज भी कोई भी किसी की भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा है सेकंड लैंग्वेज। हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी अंग्रेजी होगी। मतलब यह है, सेकंड लैंग्वेज की बात करी है कि जिन भी राज्यों में हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हिंदी बोली जाएगी, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर इंग्लिश को बोलने देंगे। और थ्री लैंग्वेज में आता है कि हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ठीक है, तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला में लैंग्वेज की बात करी है। अब हम थोड़ा सा इसका सार जान लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र को तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया और ये आरोप लगाया कि त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने की कोशिश कर रही है। हिंदी भाषा की बाध्यता के विरुद्ध कई दशक पूर्व हुए शक्तिशाली आंदोलन के बाद तमिलनाडु में द्विभाषा नीति को अपनाया गया था, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि हिंदी भाषा नहीं बोलता। वो लोग सारे या तो अपनी तमिल भाषा बोलते हैं या फिर वो इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। तो जब लैंग्वेज स्टार्टिंग में देश आज़ाद होने के बाद कुछ बातें की गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया गया था कि हम हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है बोलेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके लैंग्वेज जो है हर राज्य की मान्यताएं जो है लैंग्वेजेस को मिलने लगी थी। इसलिए स्पेशली तमिलनाडु की बात करी है और यहाँ पे द्विभाषा की जो नीति है उसको अपनाया गया था कि आप को जो प्रेफर लगता है आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया था, तब भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला था, क्योंकि हमारे इंडिया के जो दक्षिणी राज्य जितने भी हैं ना, वो हिंदी लैंग्वेज बहुत कम बोलते हैं, या तो उनकी खुद की भाषा होती है या दूसरी उनकी लैंग्वेज भाषा होती है। तो वो तीसरी लैंग्वेज हिंदी को भी मना कर रहे थे कि हम तीसरी लैंग्वेज हिंदी को भी नहीं, हिंदी को रखेंगे नहीं। मतलब ना उन्होंने फर्स्ट में रखा, ना उन्होंने सेकंड में रखा, और थर्ड में मना कर रहे थे वो। ठीक है, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र,
लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो इसका मेन एजेंडा क्या है कि हम 2030 तक जितने भी बच्चों की एजुकेशन में सुधार करना है, जितना करिकुलम बनाना है, लचीला बनाना है, तो इस पे हम पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, उस टाइम उसी तरह के स्कूल खोलेंगे, उसी तरह के ही कॉलेज भी खोलेंगे। ठीक है, और ताकि बच्चों के अंदर जो एक क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको भी उभारा जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया था। मतलब हमें मल्टीलिंगुअलिज्म की भी बहुत बात करी गई है कि बहुभाषिक होनी चाहिए एक कक्षा, क्योंकि बच्चे क्लास में होते हैं तो एक ही लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उनकी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो हर एक भाषा को क्लास में इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो क्लास में एक सोर्स की तरह काम करता है। क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की से बातचीत करके एक दूसरे की जो भाषा है वो सीख जाते हैं। तो टीचर को कभी भी उनकी लैंग्वेज को यूज़ करने का मना नहीं करना चाहिए कि नहीं आप लोग तो सब हिंदी में ही बात करो या सिर्फ इंग्लिश में ही बात करो। उनको उनकी लैंग्वेज में भी बातचीत आपस में करने दें, ताकि वो बस बातचीत करके ही एक दूसरे की भाषा जो है वो सीख जाए। ठीक है, पृष्ठभूमि आता है। त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी क्षेत्रीय भाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज। हालांकि संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। आजकल के टाइम पे भी हमारे मोस्ट ऑफ चीज़ें हिंदी में होती हैं। ठीक है, वैसे तो सच कहूँ तो इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन हिंदी को काफ़ी राजनीति में अभी भी आप देखोगे तो ज़्यादातर जो राजनेता हैं वो जब भी भाषण देते हैं वो हिंदी में ही जो है इसका यूज़ करते हैं। त्रिभाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझावों के लिए गठित राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट से ही प्रारंभ हो गई थी। मतलब 1948 से 1949 के बीच में जो हमारे श्री राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था, उसमें भी त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। मतलब बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, पुराने कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लेकिन पहले क्या था कि ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। अब अभी हाल ही की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें इसको पूरा उभार के एक हेडिंग बनाई गई है कि ये चीज़ जो है हमें इसमें प्रमोट करनी है, एजुकेशन में लेके आनी है। ठीक है, आयोग का कहना था कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद वर्ष 1955 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अनुसार के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा था, क्योंकि कई सारी हमारी ऑप्शनल लैंग्वेजेस भी होती हैं ना, तो इनका ही इन्होंने प्रस्ताव रखा था। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया था और इसे धरातल पर, हाँ, पर यह था कि 1968 में जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। फ़र्क ये इतना था। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मल्टीलिंगुअलिज्म और नेशनल हार्मनी, जो राष्ट्रीय सद्भाव है, उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि जब हम एक ही भाषा को ना प्रमोट करके सभी लैंग्वेज को हम एक साथ में इम्पोर्टेंस देंगे, तो भाईचारा जो है राष्ट्र के बीच में वो आ ही जाएगा और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी हम बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्य में भाषा के अंतर को समाप्त करना इसका मेन पर्पस है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। अधिमान्यता हिंदी भाषी राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से कोई एक हो सकती है। बाकी सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, इसका 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है इसका कंक्लूजन आ गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो ये है भारत के संदर्भ में भाषाई विविधता का स्वरूप क्या है। भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहाँ भाषाओं में विविधता की विरासत है।
भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। बहुभाषा भारत में जीवन का मार्ग है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोग इसे अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलते हैं और अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी भाषाओं को सीखते भी हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडिया की बात करें तो जो भारतीय संविधान है उसने 8वीं अनुसूची में क्या किया है, 22 भाषाओं को मान्यता दी है। इसके अलावा हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो सबको इम्पोर्टेंस दी है कि सभी इसमें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हमारे संविधान में ऐड कर दिया है, एक सूची बना दी गई है। ठीक, तो ये सब चीज़ें, जैसे कुछ भाषा सर्वेक्षण किए गए हैं कि कौन से जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और कितने % ऐसे लोग हैं जो कि अब उस भाषा को, ज़्यादातर की भाषा को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी देखो ये हैं, ये सारी जो क्या है, ये 22 वो भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैं कुछ बोलूँ तो असमिया है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, ठीक है, पंजाबी है, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, तमिल, उर्दू, ये सभी क्या है, ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में रखा गया है। अब कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको कुछ विशेष दर्जा भी दिया गया है। इनमें से 3 भाषाओं संस्कृत, तमिल और कन्नड़, उनको भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 साल से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है, क्योंकि अब सबसे पहले बात करें ना तो जो संस्कृत भाषा है वो कितनी वर्षों से चली आ रही है। हमारी हिस्ट्री में ज़्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था। हाँ, ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लैंग्वेज और थी जिनका यूज़ करते थे, लेकिन ज़्यादातर की बात करें, जितने भी ग्रंथ हमें ज़्यादातर प्राचीन मिलते हैं हमारे इंडिया के, हिंदुओं के स्पेशली बात करूँ तो वो संस्कृत में ही मिलते हैं, जो कि 1000 साल से पुरानी ही ये चीज़ है, जो कि आज भी लिखित रूप में रामायण, महाभारत, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये चीज़ क्या है कि अभी भी हमें मिलती है, इसलिए क्या है, इनको बहुत ही स्पेशल दर्जा जो है वो दिया गया है। कुछ और भी भाषाओं की बात करें तो इसमें ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये हमारा कंक्लूज़न है कि एक शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को उन सभी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, काफ़ी बड़ी पीपीटी थी, तो मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं यदि आपका मन करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।